साथियों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुभी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, काफ़ी दिन बाद आज आपके मध्य इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ा हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का अपना साथियों विषय होगा भारतीय कृषि का इतिहास, कि भारतीय कृषि का इतिहास क्या रहा है और हमारे देश की कृषि में क्या भूमिका रही है। और सेकंड पार्ट का जो वीडियो लेकर के आऊंगा वो मूल रूप से भारतीय कृषि के इतिहास के ऊपर ही होगा और उसमें आपको कार्य, कृषि क्षेत्र के महत्व, शाखाएं बताऊंगा। तो आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारतीय कृषि के इतिहास पर। साथियों, जो भी विद्यार्थी जेट के एग्जाम में सफल नहीं हो पाए हैं, लॉन्ग ईयर का बैच अटेंड कर रहे हैं या 1100 पद की सुपरवाइजर की भर्तियां आई हुई हैं और साथ ही अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सभी लोग निश्चित रूप से फॉलो करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। तो सबसे पहली बात करते हैं कि भारत क्या है। तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत साथियों एक कृषि प्रधान देश है जहां पर 70% आबादी जो है गांवों में निवास करती है, ग्रामीण जीवन यापन करती है और उनका मुख्य जो आय का स्रोत है या भरण पोषण का स्रोत है वो साथियों कृषि है या कृषि उद्योग है, साथ में पशुपालन है। तो साथियों भारत की 70% आबादी कहां पर? कृषि एवं कृषि उद्योगों पर निर्भर करती है और भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन भारत में कृषि का आगमन कब हुआ या भारत कितना पुराना कृषि करने वाला देश है? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जो है सरस्वती नदी के उद्गम से पहले का कृषि करने वाला एकमात्र देश है। यानी जब सरस्वती नदी का उद्गम नहीं हुआ था उसके पहले से भारत इकलौता ऐसा देश है जो कृषि करने वाला देश है, जहां पर मिश्रित खेती या कह दूं एक साथ दो फसलें लेने वाला देश माना जाता है। इस बात को प्रमाणित किसने किया? तो FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कह सकते हैं खाद्य कृषि संगठन। खाद्य कृषि संगठन, खाद्य कृषि संगठन के उस समय के निदेशक डॉक्टर KL मेहरा, किसने? डॉक्टर KL मेहरा ने बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसने जो है मिश्रित खेती करने का प्रारंभन किया या एक साथ दो फसलें लेने का प्रारंभन किया। कब? सरस्वती नदी के उद्गम के समय से। यह किसके द्वारा बताया गया? खाद्य कृषि संगठन के डॉक्टर KL मेहरा के द्वारा बताया गया। उसके बाद बात आती है कि ये जो कृषि है, कृषि शब्द कहां से आया और कृषि शब्द बना कैसे? तो अगर हम कृषि शब्द पर बात करें तो यह शब्द संस्कृत भाषा के, किसके? संस्कृत भाषा के कृष धातु से उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? कृष धातु से उत्पन्न हुआ है। और कृष धातु का दोस्तों अर्थ क्या होता है? कृष धातु का अर्थ होता है, कृष माने जोतना। क्या होता है? जोतना या ऑब्लिक कह सकते हैं, खींचना। अगर हम जाने कि कृषि में कृषि पद्धतियों के अंतर्गत हम जो पद्धतियां अपनाते हैं उनमें सबसे पहला क्रम होता है खेत की जुताई करना, मिट्टी को पोला बनाना, भुरभुरी बनाना। तो मीन्स क्या किया जाता है? पहले हल को खींचा जाता है, चाहे वो पशुओं के द्वारा, पशु ऊर्जा के द्वारा या यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा। तो यहां पर कृष धातु जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसका मतलब होता है जोतना या खींचना। उसके बाद दूसरे स्तर पर अगर हम बात करते हैं कि इसी शब्द को जब हम इंग्लिश में लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं साथियों? एग्रीकल्चर। क्या लिखते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा का शब्द है? तो शब्द लैटिन भाषा का शब्द है साथियों। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। आपको बता दूं कि जिन शब्दों के अंत में कल्चर लगा होता है वो शब्द लैटिन भाषा के शब्द होते हैं और जिन शब्दों के अंत में लॉजी लगा होता है वो ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। तो यहां पर एग्रीकल्चर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है। अगर इस शब्द को मैं बात करूं तो इस शब्द का तात्पर्य क्या होता है साथियों? तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर दो शब्दों से मिलकर के बना है।
AGRI एग्री या एगर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों भूमि, और कल्चर माने होता है क्या, खेती। क्या होता है, खेती। अर्थात हम कृषि कार्य खेती कहां करते हैं, भूमि पर करते हैं। तो भूमि पर खेती करना मींस एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। और हम कहां खेती करते हैं, तो हम भूमि पर खेती करते हैं। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की, लेकिन मुख्य 3 शाखाओं का हम अध्ययन करते हैं साथियों। पहली शाखा का नाम है क्या, सस्य विज्ञान। क्या नाम है, सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान को साथियों इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एग्रोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग्रोनॉमी। आप देख रहे होंगे कि यहां पर नॉमी शब्द आया है, और नॉमी शब्द का तात्पर्य क्या होता है कि यह ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। किस भाषा का शब्द हो गया, ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। और अगर इस एग्रोनॉमी की बात करें तो यहां पर क्या आ जाएगा, AGRI एग्री, और इधर आ जाएगा नोमोस। यानी कहने का तात्पर्य हो गया कि एग्री, ऊपर जैसे मैंने भूमि लिखा है तो भूमि लिख दूंगा, लेकिन नोमोस या नोमस माने होता है प्रबंधन। क्या होता है साथियों, प्रबंधन होता है। अर्थात भूमि का उचित प्रबंधन करना। और जब तक हम भूमि का उचित प्रबंधन नहीं करेंगे तब तक हमें उत्तम उत्पादन साथियों प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर परिभाषा एग्रीकल्चर की क्या होगी, आपने देखा कि भूमि, दूसरा शब्द आया प्रबंधन। कृषि, जो परंपरागत कृषि थी, जो हमारे पूर्वज करते थे, आज बहुत बदलाव है। तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है, नवीन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, और परंपरागत कृषि को सुधारा जा रहा है। तो परंपरागत कृषि को सुधार करके खेती का कार्य किया जा रहा है। तो कृषि केवल कृषि ही नहीं, कला और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान भी है। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मैं बोल रहा हूं कृषि कला एवं विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भूमि का, साथियों किसका, हम भूमि का उचित प्रबंधन करके क्या करते हैं, उचित प्रबंधन करके उचित उत्पादन प्राप्त करते हैं। उचित प्रबंधन करके उचित उत्पादन प्राप्त करते हैं, और शेष बचे अवशेष से पशुपालन करने का कार्य करते हैं। प्रश्न इस बात का बनता है कि भूमि का उचित प्रबंधन करते हैं, उत्पादन प्राप्त करते हैं। अब जो उत्पादन प्राप्त हुआ उसको भरण पोषण का साधन बनाते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, लेकिन शेष बचे अवशेष में चारा, तूड़ा या जिसे भूसा कहते हैं, पशुओं को खिलाते हैं, और पशुओं से क्या करते हैं, दुग्ध उत्पादन प्राप्त करते हैं। वैसे तो पशुओं से बहुत सी उत्पाद प्राप्त होते हैं, गोबर है, मांस है, चमड़ा है या बाह्य कंकाल है, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर दुग्ध उत्पादन प्राप्त किया जाता है, जिससे अनेक प्रकार के साथियों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो इस तरह से पहली शाखा है सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में बीज है, मृदा है, खरपतवार है, सिंचाई है, और अन्य सभी क्रॉप्स के उत्पादन के प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है, जो कृषि का फर्स्ट यूनिट होता है। पहले यूनिट यानी पहली इकाई पर हम अध्ययन करते हैं। प्रश्न बनता है कि दूसरी शाखा साथियों कौन सी होगी, तो दूसरी शाखा आपकी होगी उद्यान विज्ञान। क्या होगी, उद्यान विज्ञान। और उद्यान विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है साथियों, हॉर्टिकल्चर। क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को जब हम इसी प्रकार से देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि कल्चर शब्द लगा है, तो ये किस भाषा का शब्द है, तो बिल्कुल यहां पर हम लिखेंगे लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसको मैं लिखता हूं कैसे, हॉर्टस। क्या लिखेंगे, हॉर्टस। और इधर क्या आएगा, कल्चर या कल्चरा, कल्चरा। तो यहां पर हॉर्टस का मतलब क्या हो गया, यानी बाग या बगीचा। क्या कहेंगे, बाग या बगीचा। और कल्चर माने खेती। यानी साथियों क्या है, यहां पर बागवानी यानी बगीचे युक्त खेतियों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, हॉर्टिकल्चर में, उद्यान विज्ञान में। आपको बता दूं उद्यान विज्ञान के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर विलियम कैरी को उद्यान विज्ञान का जनक कहा जाता है, या हॉर्टिकल्चर का जनक कहा जाता है। उद्यान विज्ञान में केवल हम ऐसा नहीं है कि फलों की खेती का अध्ययन करते हैं, जैसे सब्जियों की खेती, पुष्पों की खेती, मसालों की खेती, या उसके अलावा फलों की खेती इत्यादि का हम अध्ययन जो करते हैं साथियों, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। उद्यान विज्ञान के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया जाता है, जिसके जनक डॉक्टर विलियम
कैरी हैं। तीसरी शाखा जो प्रमुख रूप से हम यूनिट नंबर 3 पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या पढ़ते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन। पशुपालन अर्थात पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? पशुपालन करते हैं। पशुओं के खान पान, रख रखाव तथा उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी जानकारियों का अध्ययन करते हैं, यानी उनकी अच्छी देखरेख, अच्छे भोजन की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता एवं उनके रोग या रोग से संबंधित निदानों का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। यह एग्रीकल्चर की 3rd यूनिट के अंतर्गत आता है, जिसे हम उद्यान विज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न यह बनता है कि ये 3 शाखाएं हो गई। एग्रीकल्चर से बहुत सारी संबंधित शाखाएं हैं जो कि मैं अगले पार्ट में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा, अगले पार्ट में देने का प्रयास करूंगा। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं। आपके सामने बहुत छोटा कॉन्सेप्ट या कंटेंट लिखा हुआ है और इससे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं। ये जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर का विद्यार्थी हो तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्षेत्र का विद्यार्थी हो उसके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और आगे जो अब बताने वाला हूं वो और भी इंपॉर्टेंट है। सभी भी प्रतिस्पर्धात्मक एग्जाम में जो बड़े से बड़े कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं साफ करता हूं और अगले क्रम में आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जेट का एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और उसके अलावा पूर्व में पिछली बार सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ था, उसमें साथियों पूछा गया था क्या? हरित क्रांति। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन पर। वैसे रिवॉल्यूशन बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बात करूंगा, जिसमें प्रमुख रूप से आज मैं हरित क्रांति के बारे में बात करने वाला हूं। किसके बारे में? हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? तो भाई हरित क्रांति का मतलब जो हरियाली उत्पन्न करे, जिससे संपन्नता उत्पन्न हो। हम जानते हैं भारत का जो भारतीय झंडा है, ध्वज है, तिरंगा है, उसमें एक हरे कलर की पट्टी है, तो क्या बताया जाता है? हरियाली का प्रतीक है, संपन्नता का प्रतीक है। तो हरित क्रांति भारत के संपन्नता का प्रतीक है दोस्तों, जिसका आगमन भारत में कब हुआ? तो 1960, यानी मैं कह दूं 60 के दशक में इसका आगमन हुआ था। और हरित क्रांति के जो प्रणेता हैं या जनक हैं वो कौन है? तो सीधी बात करता हूं, जनक कौन है भाई? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहां के हरित क्रांति का? तो भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। कहां का कहा जाता है? भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गेहूं और चावल उत्पादन से। किससे? गेहूं प्लस चावल उत्पादन से इसका संबंध है। और रही बात कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व के हरित क्रांति के जनक तो कौन है भाई? नॉर्मन ई बोरलॉग, जिनका संबंध मैक्सिको अमेरिका से था। विश्व के हरित क्रांति के जनक, विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है भाई? कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। इनको क्या कहा जाता है? विश्व के हरित क्रांति का जनक, जिनका संबंध कहां से है? मैक्सिको। कहां से है भाई? मैक्सिको अमेरिका से है। कहां से? मैक्सिको अमेरिका से इनका संबंध है। अब भारत में हरित क्रांति का आगमन कैसे हुआ? 60 के दशक में प्रारंभन हुआ। भारत में मोटे खड़े अनाज होते थे, उत्पादन बहुत कम था। आगे सोचनीय विषय था कि भारत में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसके लिए खाद्यान्न उत्पादन कहां से होगा, भरण पोषण कैसे होगा। तो उस समय मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन और डॉक्टर बीपी पाल, ध्यान दें, डॉक्टर बीपी पाल, जिनको गुलाब का प्रजननकर्ता कहा जाता है, दोनों उस समय दिल्ली में मौजूद थे और दोनों दो संस्थाओं के निदेशक थे। जब इनमें विचार विमर्श हुआ उसी समय आपको बता दूं कि जिनका मैंने यहां नाम लिखा है नॉर्मन ई बोरलॉग,
इनका 1963 में 1963 में भारत आगमन हुआ। साथियों भारत आगमन हुआ और जब इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने साथियों क्या किया, गेहूं की कुछ बौनी किस्में दी। गेहूं की क्या किया, बौनी किस्में दी। किसको, एमएस स्वामीनाथन को। और वो किस्में कौन सी थी, तो मैं 2-4 नाम लिख देता हूं, जैसे सोना, कल्याण, उसके अलावा लार्मो, रोजो। ये वैरायटीज थी जो एमएस स्वामीनाथन को किसके द्वारा, नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा सौंपी गई और इनको बोया गया, इनकी बुआई की गई और इनका उत्पादन बड़े पैमाने पर हुआ। और इसके बाद बता दूं हरित क्रांति का आगमन हो गया। हरित क्रांति पूर्ण रूप से 1963 से लागू हो गई और मध्य में 64 के आसपास से आपको बता दूं लाल बहादुर शास्त्री भारत के हरित क्रांति के सूत्रधार इसलिए क्योंकि उस समय वो भारत के प्रधानमंत्री थे। और जब लास्ट समय हरित क्रांति का आया 68-69 के आसपास या 67-68 के आसपास, श्रीमती इंदिरा गांधी थी जिन्होंने डाक टिकट जारी किया था। साथियों आज टिकट का काम समाप्त हो गया, कोई चिट्ठी लिखता नहीं है, टिकट का प्रयोग बहुत कम हो गया। टिकट पर गेहूं की बाली का चित्र छापा गया था। वो इसी चीज का संकेत था कि भारत हरित क्रांति में संपन्न बनने वाला देश है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है और इतना संपन्न बन गया कि अन्य देशों को भी खाद्यान्न की पूर्ति करने लगा और निर्यात करने लगा। साथियों नहीं तो वो समय याद करिए जिस समय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे और अमेरिका से गेहूं मंगवाया जाता था, लाल गेहूं था। और अमेरिका ने क्या किया था, उस समय भारत में एक खरपतवार भेज दिया गेहूं के साथ जिसका नाम था गाजर घास, कांग्रेस घास या दूसरी भाषा में कह दूं पार्थेनियम, जो एलर्जी, दमा, श्वसन का कारण बनता था, बीमारी का कारण बनता था, जिसके परागकण वायु में निलंबित हो जाते थे और श्वसन के माध्यम से अंदर पहुंचते थे। तो उसको लेने से मना कर दिया भारत और उससे निजात मिली। साथियों तो आज हरित क्रांति में भारत सक्षम है। हरित क्रांति को दूसरे शब्दों में हम कृषि क्रांति भी कह सकते हैं। और जानते हैं हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द किसने दिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो इस शब्द को किसने दिया, विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। दोस्तों इनके द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया और उसके बाद हरित क्रांति को कृषि क्रांति के नाम से जाना गया। भारत का जो इतिहास था इस पर मैंने आपको पहले कह दिया कि कल चर्चा करूंगा, लेकिन आपको बता दूं कि भारतीय कृषि का इतिहास ये कोई नेम नहीं है चैप्टर का, ये पुस्तक का नेम है और ये पुस्तक लिखी गई भारत के कृषि के इतिहास के ऊपर। और इस पुस्तक को लिखने वाले थे कौन, डॉक्टर एम.एस. रंधावा। कौन थे, एम.एस. रंधावा, जिनके द्वारा क्या किया गया कि इस पुस्तक को लिखा गया जिस पे भारत के कृषि का इतिहास क्या रहा, भारत के कृषि के क्षेत्र में संघर्ष क्या रहा और भारत की संपन्नता का प्रतीक क्या रहा और भारत संपन्न कैसे बना। साथियों तो भारतीय कृषि का इतिहास जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एम.एस. रंधावा। तो इस पर हम कल बात करेंगे। मींस कैसे भारतीय कृषि बोर्ड का गठन हुआ, उसके बाद कैसे जो है दरभंगा बिहार गंडक नदी के किनारे स्थापना हुई पूसा संस्थान की, वो धराशायी हो गया, उसको कैसे लाया गया दिल्ली, ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन आज फिलहाल मैं बता दूं कि कुछ क्रांतियां जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, कंपटीशन में पूछी जाती हैं। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं कुछ क्रांतियों की। अंतिम टॉपिक होगा क्रांति और क्षेत्र। अब उनका क्षेत्र क्या है, तो जैसे साथियों सबसे पहले मैं बात कर लूं किसकी, हरित की, तो मैं बता ही चुका हूं गेहूं चावल से संबंधित है, ठीक है। लेकिन यहां पर श्वेत जिसे फ्लड ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है, जो 1970 से चली और जिसके बारे में हम पढ़ते हैं 12th क्लास में चैप्टर नंबर 15 में। फिलहाल मैं यहां बात करने वाला हूं श्वेत की। तो श्वेत का संबंध किससे है, दुग्ध से है, जिसके जनक कौन है, डॉक्टर वी कुरियन यानी वर्गीस कुरियन। कौन है, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर हम यहीं पर दूसरी क्रांति की बात करें साथियों, रजत माने सीधा हम बात
कर सकते हैं अंडा से संबंधित है, यानी अंडे के उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें साथियों, तो लाल क्रांति किससे है? लाल टमाटर और मांस किससे है साथियों? टमाटर प्लस उसके अलावा मांस उत्पादन से संबंधित है। और उसके अलावा गुलाबी क्रांति की बात करें तो झींगा मछली, गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से? झींगा मछली। झींगा मछली समुद्र तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और खाने के रूप में उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नीली क्रांति, तो नीली क्रांति मछली, नीली क्रांति किससे भाई संबंधित? मछली उत्पादन से। और मछली का उपभोग करने से विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, क्योंकि कॉड लिवर ऑयल पाया जाता है, तो मछली का उपभोग करने वाले व्यक्ति को आंख और टीबी जैसे रोग की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। उसके बाद इधर मैं बात कर लेता हूं आपसे अगले क्रम में कि जैसे मछली उत्पादन है उसी तरह से पीली क्रांति की हम बात कर लेते हैं। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन से है। किससे है? तिलहन से। अब तिलहन में सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? सरसों। और बता दूं कि कनाडा सर्वाधिक सरसों का उत्पादन विश्व में करता है, लेकिन भारत के अंदर सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भरतपुर है और भरतपुर में एक जगह पड़ती है सेवर भरतपुर, जहां पर जानते हो सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है। ध्यान देंगे सभी लोग, भारत के अंदर सरसों का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान स्टेट करता है। राजस्थान स्टेट में एक जिला पड़ता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भरतपुर, जहां पर सेवर एक जगह है और सेवर में क्या है? सरसों अनुसंधान केंद्र या तिलहन अनुसंधान संस्थान केंद्र है साथियों। तो तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। और अगर मैं गोल क्रांति की बात करूं तो गोल में आपका साथियों आलू आता है। क्या आता है? आलू से संबंधित है गोल क्रांति। और उसके बाद सुनहरी क्रांति की मैं बात करूं, सुनहरी, तो सुनहरी स्वर्ण क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है साथियों? फलोत्पादन से। किससे? फलोत्पादन से संबंधित है। फलोत्पादन का संबंध अगर मैं शाखा की बात करूं साथियों तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखेंगे, पोमोलॉजी। भाई अगर पूछ ले कि फलोत्पादन का संबंध किसके अंतर्गत किया जाता है, वो शाखा संबंधित कौन सी है? तो पोमोलॉजी। पोमू प्लस लॉगोस, यानी फलों का अध्ययन करना, जो क्या है? अपवाद भी है। क्यों? इसमें लैटिन और ग्रीक दोनों भाषा का समावेशन है। उसके बाद काली क्रांति। कौन सी क्रांति भाई? काली क्रांति की बात करते हैं। काली क्रांति का संबंध किससे है? तो कोयला। किससे साथियों? कोयला प्लस पेट्रोलियम। कोयला प्लस पेट्रोलियम। इन पर थोड़ी सी बात कर लेता हूं। कोयला जो होता है, कोयला का निर्माण कार्बनीकरण के द्वारा होता है, या यूं कह दूं हजारों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल में जो जीवित जातियां थी या वनस्पतियां थी पृथ्वी के नीचे दब गई। उच्च ताप और उच्च दाब के कारण कार्बनीकरण हो गया, तो वनस्पतियां कोयले में बदल गईं। और जो जीवधारी दब गए थे उच्च ताप और उच्च दाब के कारण किसमें? पेट्रोलियम में बदल गए। पेट्रोलियम मतलब पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा माने चट्टान, ओलियम माने तेल। चट्टानों से प्राप्त होने वाला तेल ही तो क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है, जिसे तरल सोना के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण, सफेद स्वर्ण क्रांति भी है भाई। कौन सी है? सफेद स्वर्ण। अब सफेद सोना क्या है? सफेद स्वर्ण या सोना कह दूं तो सफेद स्वर्ण में कपास आता है, जिसको सूर्य की पुत्री कहा जाता है, और सफेद सोना से संबंधित है कपास का उत्पादन, इसलिए सफेद स्वर्ण कहा जाता है। और कपास को सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता है। और जानते हो कपास की रुई में 99% सेल्यूलोज जटिल कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। जो रेशे बने होते हैं वो सेल्यूलोज से बने होते हैं। और उसके बाद साथियों कौन सी क्रांति है? परभनी। कौन सी है? परभनी क्रांति। किससे संबंधित है? भिंडी। किससे? भिंडी के उत्पादन से, जिसे
एबल मोस्कस एस्कुलेंटस साइंटिफिक नेम है, जो मालवेसी कुल के अंतर्गत है। तो साथियों, आज का ये वीडियो था और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद। पार्ट 2 में आपको लेकर के मिलेंगे भारतीय कृषि का इतिहास संपूर्ण। सभी लोग तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।